हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो है वो नया लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लाइव प्रोसेस का। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 है यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो टॉपिक है वो रहेगा रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पहले आ जाइए, रेस्पिरेशन होता क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. The process of respiration involves taking in oxygen into the cells, using it for releasing energy by burning food, and then eliminating the waste product from the body. ठीक है, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ है कि जो भी आपने फूड ईट किया है, हम लोगों ने पढ़ा था हमारे स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स के अंदर कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है। एनर्जी मिलती है जो हम खाना खाते हैं उससे। अब जो फूड हमने इनटेक किया है, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी हमें रेस्पिरेशन प्रोसेस से। ठीक है, देखिए यहाँ पर फूड प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जो आपने रेस्पिरेशन की हेल्प से ऑक्सीजन लिया, इनटेक किया, वो ऑक्सीजन उस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। और डाइजेशन के बाद में एक तो बनेगी इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एनर्जी, जो कि बॉडी में सप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ब्लड वेसल से। और एक बनेगा वेस्ट, जो कि होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा कुछ वाटर का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, कुछ एक्स्ट्रा वाटर बनेगा, वो भी जो वेस्ट की फॉर्म में होगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा थ्रू यूरिन। और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे हम वापस जो है वो रेस्पिरेशन के थ्रू ही बॉडी से बाहर यहाँ पर निकाल देते हैं। आगे देखिए, the process of respiration which release energy takes place inside the cells of the body. जो complete respiration है वो हमारी बॉडी में सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, एंड respiration is essential for life because it provides energy for carrying out all the life processes which are necessary to keep the organism alive. हमें ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है, हमारी बॉडी को जो जो मेंटेनेंस से काम करने होते हैं, उन सारे मेंटेनेंस से काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से। और फूड से वो एनर्जी निकालने के लिए रेस्पिरेशन बहुत ज़रूरी है। यानी कि बिना रेस्पिरेशन जो है हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, और हमारी बॉडी अच्छे से जो है वो अपना मेंटेनेंस का काम यहाँ पर नहीं कर पाएगी। दैट इज़ वाई रेस्पिरेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि एक होता है ब्रीदिंग और एक होता है रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ब्रीदिंग मीन्स अगर हम बात करें तो नॉर्मल यहाँ पर सांस लेना, जैसे कि आपने गैसेस को इनटेक किया और आपने बाहर निकाला। जब आप ब्रीदिंग करते हो तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं वो सारी आप बॉडी के अंदर इनटेक करते हो। ठीक है, और उसमें से हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी, और उस ऑक्सीजन की हेल्प से ही हमें बाद में क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो जो फर्दर प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है, मतलब कि बहुत सारे गैसेस में से ऑक्सीजन को चूज करना और ऑक्सीजन को बॉडी में सप्लाई करके जो वेस्ट बना कार्बन डाइऑक्साइड, उसको फिर से बॉडी से बाहर निकालना, तो ये जो काम है वो तो कहलाएगा रेस्पिरेशन। लेकिन सिर्फ गैसेस को इनटेक करना और वापस उसको बाहर निकालना, इनहेल एंड एक्सेल, ये प्रोसेस कहलाएगा ब्रीदिंग। अब देखिए यहाँ पे ब्रीदिंग, द मैकेनिज्म बाय विच organism obtain oxygen from the air and release carbon dioxide is called breathing. मतलब कि एटमॉस्फेयर में से जो बहुत सारे गैसेस है वो आपने अंदर ली, अब उसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी है, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन को बॉडी अब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और बाकी गैसेस को हम वापस जो है वो एक्सेल जब करेंगे, यानी कि जब हम सांस छोड़ेंगे तो बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ब्रीथिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस एंड द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये यहाँ पर बताया है कि ब्रीदिंग क्या होती है। ब्रीदिंग में हम सिर्फ जो है वो इनहेल और एक्सेल करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देंगे। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। और इसके अलावा द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द लंग्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें सिर्फ जो है वो लंग्स यहाँ पर जो है वो इंपॉर्टेंटली यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि सांस जब आप लोगे तो वो फिल कहाँ पर होगी? आपके लंग्स के अंदर, और वापस जब आप सांस छोड़ोगे तो बाहर कहाँ से निकलेगी? लंग्स के थ्रू ही वापस से बाहर जाएगी। जबकि अगर बात की जाए रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन includes breathing as well as the oxidation of blood in cells of the organism to release energy. Breathing एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें
हम सिर्फ यहाँ पर ऑक्सीजन ले रहे थे, लेकिन रेस्पिरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि ब्रीदिंग के दौरान जो हमने ऑक्सीजन बॉडी में ली है, उस ऑक्सीजन को हम बॉडी में सप्लाई करेंगे और उस ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पर एनर्जी बनेगी। एनर्जी बनने के बाद जो वेस्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, उसको वापस जो है वो पूरी बॉडी से समेट कर और लंग्स तक पहुँचाया जाएगा। रेस्पिरेशन इंक्लूड्स फिजिकल एज वेल एज बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पर फिजिकल और बायोकेमिकल दोनों प्रोसेस होगी, ठीक है। फिजिकल इन द सेंस कि सांस को लेना और छोड़ना तो करना ही है आपको, जो कि आप खुद करते हो नोज़ की हेल्प से। इसके अलावा जो है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी बनेगी, वेस्टेज जो प्रोडक्ट है वो बनेगा और उन दोनों को वापस बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। तो ये भी एक केमिकल प्रोसेस है, वो भी यहाँ पर कंप्लीट होगी। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द लंग्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में किसकी हेल्प से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प से होती है, ठीक है। आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो भी ऑक्सीजन आप लोगे वो हमारे सेल तक जाएगी और सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उस ऑक्सीजन की हेल्प से एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। उस एनर्जी से सेल अपने सारे काम कंप्लीट करेगा और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, उस वेस्ट प्रोडक्ट को पूरी बॉडी से धीरे धीरे इकट्ठा करके और फिर से उसको लंग्स में लेके आया जाएगा और फिर लंग्स से वापस हम उस वेस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर निकाल देंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। चलिए आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंटली टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रेस्पिरेशन कैरी आउट respiration by using oxygen. There are however some organisms which carry out respiration without using oxygen. Based on this we have two type of respiration, ठीक है। बेसिकली देखिए रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक एरोबिक और दूसरा भी आगे आएगा अनएरोबिक। एरोबिक वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब एरोबिक को भी हम दो पार्ट में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान रखना। एक तो वो जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस से हो और दूसरा इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब बॉडी में उतनी ऑक्सीजन नहीं है जितनी रिक्वायर्ड है, उससे कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस केस में भी ऑक्सीजन की हेल्प से रेस्पिरेशन बॉडी में होता है। तो पहले बात करते हैं हम लोग एरोबिक की। देखिए यहाँ पर द रेस्पिरेशन इन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। सिंपल डेफिनेशन है कि ऑक्सीजन की जिसमें रिक्वायरमेंट होती है वो क्या कहलाता है? एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। In this respiration, the glucose food is completely broken down into carbon dioxide and water by oxidation. तो बहुत ही सिंपल होगा, जो आपने खाना खाया है उस खाने के अंदर जो है वो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा और ब्रेक डाउन करने का जो काम है वो यहाँ पर कौन करेगी? ऑक्सीजन करेगी। ऑक्सीजन जब उसको ब्रेक करेगी तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होगा और साथ में बनेगी बहुत सारी एनर्जी। ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस यहाँ पर कहलाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस अ कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिज्म विच गेट्स स्टोर्ड इन द एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जियाँ बनने वाली है और वो सारी एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में यहाँ पर स्टोर होगी। एटीपी होता है एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी आगे स्लाइड्स में हम इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल ही जान लीजिए कि जो एनर्जी बनने वाली है वो हमारी बॉडी में एटीपी की फॉर्म में यहाँ पर क्या होगी? स्टोर होगी, ठीक है। आगे देखें नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया are the sites of aerobic respiration in the cells. Thus, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in mitochondria. ठीक है। देखिए ऐसी बात है कि जो फूड हमने यहाँ पे इनटेक किया है उस फूड के अंदर जो है वो क्या होता है? ग्लूकोज होता है, ठीक है। इस ग्लूकोज को पहले चेंज करना पड़ता है पायरुवेट के अंदर और फिर पायरुवेट जो है उसको ब्रेक करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पहले किस में होगा? पायरुवेट में, और पायरुवेट का ब्रेकडाउन किस में होगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के अंदर। तो ये दोनों जो ब्रेकडाउन यहाँ पर है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन और पायरुवेट का ब्रेकडाउन, ये दोनों ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की हेल्प से यहाँ पर होंगे, ठीक है। अभी आगे स्लाइड आएगी इसके बारे में भी, तब हम और बात करते हैं इसमें।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सेकंड टाइप यहाँ पे था अनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो फर्स्ट टाइप पढ़ा हमने वो था एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी। अब यहाँ पर टाइप है अनएरोबिक, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की हेल्प से जो रेस्पिरेशन होता है वो कहलाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय अनएरोबिक रेस्पिरेशन विच इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में ये चीज़ नहीं होती है, सिर्फ कुछ जो छोटे ऑर्गेनिज्म है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है यीस्ट, तो उनकी बॉडी में यहाँ पर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, वो कहलाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर जो ग्लूकोज है उसको एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक किया जाएगा, जबकि अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को पहले पायरूवेट में ब्रेक किया जाता है और फिर पायरूवेट को आगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में जो है वो चेंज किया जाता है। हमारी बॉडी में एथेनॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि इनकी बॉडी में यहाँ पर एथेनॉल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, anaerobic respiration produce much less energy which gets stored in ATP molecules। तो बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, और ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है इसलिए बनने वाली एनर्जी भी बहुत कम होगी। लेकिन यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑलरेडी बहुत ही क्या है, छोटे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उनको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, और इस प्रोसेस में बनने वाली एनर्जी भी क्या होती है, कम होती है। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है आपका अनएरोबिक, जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये डायग्राम आया है इससे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एरोबिक और अनएरोबिक में डिफरेंस क्या है। मैंने बताया था आपको कि एरोबिक बेसिकली जो है वो दो तरह से होता है। पहला होता है यहाँ पे आपका प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा होता है आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है वो देखिए यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, ये होता कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये ध्यान रखना कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहली बात तो ये। नेक्स्ट चीज़ देखिए यहाँ पर ध्यान से देखें अगर आप, तो कि ग्लूकोज जो है उसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यहाँ पर कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होते हैं, तो पहले कार्बन के 6 मॉलिक्यूल से उसको ब्रेक करना पड़ता है पायरूवेट के अंदर। पायरूवेट जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। जब ग्लूकोज को पायरूवेट में हम ब्रेक करते हैं तब भी एनर्जी निकलती है। ये काम होता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर। अब उसके बाद में जो है यहाँ पर 3 टाइप बताए गए हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की। तो देखिए प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि पायरूवेट जो है उसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ब्रेक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये एनर्जी जो है इससे हमारी बॉडी को मेंटेन करने में यहाँ पर हेल्प मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रहा है वो वेस्टेज है जिसको बॉडी से बाहर निकाल दिया यहाँ पर जाएगा। वाटर बॉडी में अब्जॉर्ब किया जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रोसेस हो गया। अब जो सेकंड प्रोसेस है लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसकी अगर बात की जाए यहाँ पे तो देखिए लैक ऑफ ऑक्सीजन देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये होता है मसल सेल्स के अंदर। हमारी बॉडी में ही होता है पर कहाँ होता है, मसल सेल्स के अंदर होता है। और इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज से जो पायरूवेट बना है वो पायरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी की फॉर्म में चेंज होगा। अब यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा तो उससे होगा क्या, देखिए पहली बात तो ये कि ये प्रोसेस होती कब है, ये एक रेगुलर प्रोसेस नहीं है। इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन तभी होता है जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हो जैसे कि भागना, दौड़ना, जब आप रेस कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो। कई बार आपने देखा होगा कि मैच चल रहा होता है और मैच के बीच में ही जो प्लेयर्स हैं उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है, नसों में खिंचाव आ जाता है। तो ये क्यों होता है, ये होता है कि जब हम कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हैं जिसमें हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, भागना, दौड़ना, स्पोर्ट्स खेलना, इन सब में बहुत सारी एनर्जी लगती है। और अगर उस समय हम बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन अपने अंदर नहीं ले पाते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और उस केस में जो ऑक्सीजन है
उससे यहाँ पर क्या होगा, जो पायरुवेट है उसको लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया जाएगा। ये लैक्टिक एसिड जो है वो मसल्स में जमा हो जाएगा और मसल्स में उससे क्रैम्प्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये हमारे बॉडी में होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? पहला हमने देख लिया प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड देखा हमने लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए ऊपर वाला यहाँ पर कि ग्लूकोज से बना पायरुवेट, और अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो बनेगा एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। तो यहाँ पर ईस्ट जो है उसके अंदर ये प्रोसेस होता है और यहाँ पर एथेनॉल का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है एरोबिक में और अनएरोबिक में। एरोबिक में यहाँ पर देखा हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनेगी अगर डिज़ायर्ड अमाउंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है। तो अगर ऑक्सीजन कम अवेलेबल है तो बनेगा लैक्टिक एसिड, और दूसरा हमने देखा अनएरोबिक जहाँ बनता है एथेनॉल। ओके, यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है मैंने। समटाइम्स व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, another pathway for a breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3-carbon molecule, which this buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity cause cramps. Okay, चलिए आगे चलते हैं अब इसमें। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में यहाँ पर बनती है। तो एक सवाल यहाँ पे उठता है कि एनर्जी जो है वो एटीपी की फॉर्म में कैसे बनी, और फिर एटीपी की फॉर्म में अगर एनर्जी है तो उसको यूज़ कैसे किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल इन द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म एज वैन रिक्वायर्ड। तो जो भी एनर्जी बनेगी यहाँ पर वो एटीपी की फॉर्म में सेव की जाएगी, और एटीपी की फॉर्म में सेव्ड एनर्जी को ऑर्गेनिज्म काम में कभी भी ले सकता है जब भी उसको रिक्वायर्ड हो। ठीक है, अब ये प्रोसेस कैसे होगा, तो यहाँ पर जो है वो 3 मेन चीज़ें हैं। देखिए, एक तो है आपका एडीपी, एक है आपका फॉस्फेट, और एक यहाँ पे एटीपी। एडीपी होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी। हमारी बॉडी में एडीपी इज ऑलरेडी अवेलेबल है, और एडीपी जो है उनको एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा। ये कन्वर्ट कैसे होगा कि जैसे ही हम सांस लेंगे, ग्लूकोज का जो है वो ब्रेकडाउन होगा, उससे एनर्जी बनेगी, तो उस एनर्जी की वजह से हमारी बॉडी में जो एडीपी है उस एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी विल बिकम एटीपी। ओके, दस द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जो ये एटीपी है ये हमारी बॉडी में स्टोर कर लेगा। जैसे जब हम काम करते हैं तो पैसा मिलता है, और पैसा हम अपने सेविंग अकाउंट के अंदर सेव कर लेते हैं। अब क्या होगा कि जब भी हमको ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि राइट नाउ इंडिया में लॉकडाउन हो गया और पैसा चाहिए था आपको, तो आपने अपने सेविंग्स में से जाके पैसा निकाल लिया। सिमिलरली जो एनर्जी यहाँ पर बनी है वो एटीपी की फॉर्म में है, और जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, बॉडी इस एटीपी को वापस जो है वो ब्रेक करके फिर से एनर्जी को रिलीज़ कर देगी। अभी हमने यहाँ पर एनर्जी को पुट कर दिया है एडीपी में, और क्या बना लिया है, एटीपी। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखिए यहाँ पर। अब जब बॉडी को ज़रूरत होगी तो इस एटीपी को वापस ब्रेक किया जाएगा, और एटीपी को तोड़कर हम एडीपी, फॉस्फेट और एनर्जी, यानी एनर्जी को हम वापस यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। तो जो एनर्जी पहले हमने स्टोर की थी, अब उसी एनर्जी को हम वापस क्या कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो एटीपी इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल्स। जिस तरह से हम अपनी रिक्वायरमेंट मनी की हेल्प से पूरा करते हैं, पैसे की हेल्प से पूरा करते हैं, वैसे ही बॉडी की रिक्वायरमेंट है एनर्जी, इसलिए एनर्जी की जो फॉर्म यहाँ पर एटीपी है वो कहलाएगी आपकी यहाँ पर एनर्जी करेंसी। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। जो प्रोसेस है ये वाली, जब एटीपी को आप ब्रेक करते हो तो एक मॉलिक्यूल को ब्रेक करने से लगभग आपको 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, रिलीज यहाँ पर हो जाएगी, जिसको हम अपनी बॉडी में काम में लेंगे, और बॉडी हमारी जो है जो प्रोसेस उसे कंप्लीट करना है एनर्जी की हेल्प से, जो भी उसको मेंटेनेंस करना है वो कंप्लीट उसे कर लेगी। ठीक है,
तो चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा है रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। लाइक एनिमल्स, प्लांट्स आल्सो नीड एनर्जी एंड दे गेट दिस एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हालांकि हम ये डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी जब हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के लीव्स और रूट्स की हेल्प से प्लांट्स जो है वो गैस को इनटेक यहाँ पर करते हैं, वो चीज़ यहाँ वापस हम बात कर रहे हैं। प्लांट्स आल्सो यूज ऑक्सीजन ऑफ एयर फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्लांट भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस जब होता है, ठीक है, तब प्लांट भी ऑक्सीजन को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे। लेकिन प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो बहुत ही कम होती है, और जो प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बनाते हैं वो बहुत ही क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब कई बार जो है ये सुनने को मिलता है कि रात के टाइम में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, क्या सही है? तो देखिए चीज़ सही नहीं है। हालांकि ऐसा कहा जाता है इसलिए कि भी रात के टाइम में जो प्लांट्स हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, और जब निकालेंगे तो उनके चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी और ऐसे में आप वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। लेकिन ये जो है कॉन्सेप्ट ही गलत है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो जंगलों में रहने वाले सारे एनिमल्स कब के मर चुके होते। ठीक है, तो नाइट के टाइम में प्लांट जो होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो है वो ऑलरेडी सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर अकर नहीं होने वाली कि आप पेट नीचे सो रहे हो और आपकी डेथ हो जाए। अब नाउ देखिए आगे इसमें, प्लांट गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। प्लांट की बॉडी जो ऑक्सीजन लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उनकी बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो डिफ्यूजन की हेल्प से होगी यहाँ पर। ठीक है, डिफ्यूजन जो है कंपेरेटिवली स्लो प्रोसेस है, और बिकॉज प्लांट्स को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसलिए उनकी बॉडी में यहाँ पर डिफ्यूजन जो है प्रोसेस होगा और उसकी हेल्प से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो यहाँ पर फैल जाएगी और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर एनर्जी मिल जाएगी। प्लांट्स हैव अ ब्रांचिंग शेप, सो दे हैव क्वाइट अ लार्ज सरफेस एरिया इन कंपेरिजन टू देयर वॉल्यूम। सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है, वॉल्यूम के कंपेरिजन में रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, तो बहुत ही जल्दी से जो है ऑक्सीजन बॉडी के अंदर फैल जाती है यहाँ पर। Therefore, diffusion alone can supply all the cells of the plants with as much oxygen as they need for respiration. अब बिकॉज यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है, तो इसलिए डिफ्यूजन की हेल्प से बहुत ही जल्दी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन यहाँ पर फैल जाएगी और प्लांट जो है वो इजीली यहाँ पर रेस्पिरेशन कर पाएंगे। तो प्लांट के अंदर डिफ्यूजन है, इसके अलावा जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे अमीबा है, तो उनकी बॉडी में भी डिफ्यूजन ही होता है। अभी आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। डिफ्यूजन अकर्स इन रूट्स, स्टेम एंड लीव्स ऑफ प्लांट। तो ये जो है मेन पार्ट्स हैं यहाँ पर प्लांट के, जिनकी हेल्प से वो ऑक्सीजन या फिर कह सकते हो आप गैसेस एक्सचेंज करता है। रूट्स, स्टेम और लीव्स। लीव्स में होता है स्टोमेटा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि स्टोमेटा में पोर्स होते हैं, वो पोर्स ओपन होंगे, गैसेस का एक्सचेंज होगा वहाँ से। ठीक है, ये सारा आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम इसके अंदर जो है रेस्पिरेशन इन अमीबा। तो कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड एनिमल। अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग करता है, सांस लेगा, और सांस लेने के बाद में इसकी बॉडी में होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन से जो गैसेस हैं वो धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पर फैल जाएगी। बिकॉज ये सिंगल सेल एनिमल है तो एक ही सेल को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, तो ब्रीदिंग के बाद सीधा उस सेल के अंदर ऑक्सीजन क्या होगी, यहाँ पर फैल जाएगी। ये प्रोसेस कहलाएगा इसका यहाँ पर डिफ्यूजन। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अमीबा टेक्स प्लेस थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन। ओके, अमीबा लिव्स इन वाटर। This water has oxygen dissolved in it. The oxygen from water diffuses into the body of amoeba through its cell membrane. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, easy to explanation है। Since the amoeba is very small in size, so the oxygen spreads quickly into the whole body area of amoeba. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है, इसलिए जैसे ही ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि वाटर में रहता है इसलिए एब्जॉर्ब करने के बाद में डिफ्यूजन की हेल्प से जो ऑक्सीजन है उसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगी।
दिस ऑक्सीजन is used for respiration inside the amoeba cell. The process of respiration produces carbon dioxide gas continuously. अब जब ऑक्सीजन लिया है इसने, एब्जॉर्ब किया है, तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट बनाएगा वो किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगा, जिसको वापस बॉडी से बाद में बाहर निकाल दिया जाएगा. द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूजेस आउट थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा इनटू सराउंडिंग वाटर. वापस जो उसकी बॉडी की मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल कर और फिर से जो है पानी के अंदर यहाँ पर मिक्स हो जाएगी. तो वाटर से ही ये ऑक्सीजन लेता है और वापस अपना वेस्ट जो है वाटर के अंदर यहाँ पर ये निकाल देगा. और जो प्रोसेस है वो कहलाएगी यहाँ पर डिफ्यूज़न. डिफ्यूज़न की हेल्प से यहाँ पर ये अपना रेस्पिरेशन कंप्लीट करेगा. ठीक है, हमारी बॉडी में डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है. हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन के लिए एक पूरा मेंटेन्ड स्ट्रक्चर होता है जो कहलाता है ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम. चलिए आगे चलते हैं. अब यहाँ आगे देखिए, डिफ्यूजन इज insufficient to meet the oxygen requirement of the large multicellular organisms like human. हमारी बॉडी में डिफ्यूजन से जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी यहाँ पर नहीं हो पाती है, because the volume of human body is so big that oxygen cannot diffuse into all the cells of human body quickly. हमारी बॉडी का वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ही ज़्यादा होते हैं. इस वजह से जो डिफ्यूजन है उस प्रोसेस से हर एक सेल तक जो है वो क्विकली यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँच सकती. इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अगर हमारी बॉडी में डिफ्यूजन प्रोसेस होता, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from our lungs. अगर हमारी बॉडी में भी डिफ्यूजन प्रोसेस फॉलो होती लाइक अमीबा, तो उस केस में आज हम सांस लेते और 3 साल बाद ऑक्सीजन जो है वो हमारे पाँव के अंगूठे तक पहुंचती. तो बहुत ही लंबा यहाँ पर टाइम लगता. तब तक क्या आप सर्वाइव कर पाते? क्या नहीं कर पाते. अभी यहाँ पर तो हम सांस लेते हैं और क्विकली पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की क्या होती है, यहाँ पर सप्लाई हो जाती है. तो बहुत ही मैच्योर सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जिसकी हेल्प से हम रेस्पिरेशन करते हैं. तो डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इस वजह से डिफ्यूजन हमारी बॉडी में पॉसिबल यहाँ पर नहीं है. ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है रेस्पिरेशन इन फिश. फिश मतलब कि एक्वेटिक एनिमल है और उनमें रेस्पिरेशन कैसे होता है. द फिश हैज़ स्पेशल ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स. द फिश हैज़ गिल्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इट्स हेड. गर्दन के दोनों तरफ गिल्स होते हैं जिनकी हेल्प से यहाँ पर रेस्पिरेशन ये करती है. ठीक है, द फिश लिव्स इन वाटर एंड दिस वाटर कंटेन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन इट. पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है. आप जानते हो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब कि ऑक्सीजन उसमें ऑलरेडी डिजॉल्व्ड है वहाँ पर. द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ एंड सेंडिंग इट ओवर द गिल्स. अपना मुंह खोलती रहती है बार बार फिश, देखा कभी आपने, तो मुंह खोल के पानी को अंदर लेती है और पानी में से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो गिल्स की हेल्प से फिर वो अब्जॉर्व करती है. When water passes through the gills extract dissolved oxygen from this water. The water then goes through the gill slit. The extracted oxygen is absorbed by the blood and carried all parts of the fish. तो बेसिकली यहाँ पर गिल्स की हेल्प से जो है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगी और फिर उसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा. The dioxide produced by the respiration is brought back by the blood into the gills for expelling into the surrounding water. अब ब्लड में जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको वापस यहाँ पे गिल्स में लेके जाया जाएगा और गिल्स जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर से वाटर के अंदर जो है वो पुट यहाँ पर कर देंगे. तो ये पूरा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होगा फिश में. ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं. अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, वाई ब्रीथिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल इज फास्टर देन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. ब्रीथिंग रेट जो होती है एक्वेटिक एनिमल की वो फास्ट होती है, वो क्यों होती है? तो देखिए, एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर. देखिए, जो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं या एनिमल्स हैं तो वो यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक करते हैं और बिकॉज ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है उसका अमाउंट ज़्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पर उसको एब्जॉर्ब करना यहाँ पर क्या रहता है, ईजी रहता है.
बट एनिमल्स दैट लिव्स इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड। पानी में जो ऑक्सीजन है वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में है और उसका जो अमाउंट है वो भी क्या है, कम है। मतलब कि अगर रेशियो कंपैरिजन किया जाए तो वाटर में जो ऑक्सीजन का रेशियो है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कम है। इस वजह से कम अमाउंट ऑक्सीजन होने की वजह से जो एनिमल्स हैं उनको बार बार अपना माउथ यहाँ पे ओपन करना पड़ता है ज़्यादा अमाउंट में वाटर को इनटेक करने के लिए। आप देखते हैं कि फ़िश अपना माउथ जो बार बार यहाँ पर खोलती रहती है, ठीक है, तो ताकि बहुत सारा पानी वो अंदर ले और फिर वाटर से डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसको बॉडी में सप्लाई वो करती रहती है। लेकिन हम यहाँ पर जो है वो एक बार सांस लेते हैं तो वापस दोबारा सांस में थोड़ा सा गैप आता है। हम लगातार ऐसा नहीं है करते रहें, सांस लेते रहें, ऐसा नहीं होता है। हमारे सांस लेने में थोड़ा सा गैप भी आ जाता है कई बार, ठीक है। लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल है उनमें ऐसा नहीं होता, उनकी ब्रीथिंग रेट फास्ट होती है। तो उसका बेसिक सा रीज़न यहाँ पर सिंपल सा यही है कि पानी में जो ऑक्सीजन है वो पहली बात तो डिजॉल्व फॉर्म में है और सेकंड बात उसका जो है वो अमाउंट एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में कम है, इसलिए उनको बार बार अपना माउथ यहाँ पर ओपन करना पड़ता है, ठीक है। फिशेस टेक इन वाटर टू देयर माउथ एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स where the dissolved oxygen is taken up by blood. Terrestrial organisms use the oxygen in the atmosphere for respiration. This oxygen is absorbed by different organs in different animals. तो दोनों के अंदर ही जो है वो डिफरेंट यहाँ पर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। जो फिश है उसमें गिल्स होते हैं, गिल्स की हेल्प से वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको वो एब्जॉर्ब करती है और सप्लाई करती है बॉडी के अंदर। और जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है उनमें हर एनिमल के अंदर अलग अलग तरह का सिस्टम आपको देखने को मिलता है। जिस तरह का एनिमल है उस तरह का ही उसमें क्या होगा, वापस रेस्पिरेशन सिस्टम होगा, ठीक है, ठीक है। तो अभी इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा उसमें हम बात करेंगे अब ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में, ठीक है। थैंक यू।